हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक दंद्रियाल और आप सभी को पता है हमने अपने इस चैनल के माध्यम से जो वन दरोगा का मुख्य परीक्षा है उसके सभी सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं और जिसमें मैं पहले 6 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी वीडियो का फ्री पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, जहां से आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आप उन पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वो अंत समय में आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक 7 है सिलेबस का, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक 7 ये रहा आपका। क्या क्या है इसमें? इकोसिस्टम या हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा इकोटोन या इसको बोलते हैं हम संक्रामिका, ठीक है, और तीसरा है हमारा एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिकी संतुलन। इसके बिगड़ने के क्या कारण है, कैसे सरकार काम कर रही है इसको ठीक करने में, इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, संक्रामिका और पारिस्थितिकी संतुलन। तो पहला इसमें सब टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, इसको हम इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, लेकिन इकोसिस्टम जो शब्द है उससे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी की। वो आपके सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन इकोलॉजी ही पूरा एक ब्रॉडर सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। देखिए, इकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका ऑइकोस, ठीक है, दूसरा आपका होता है लॉजी, लोगोस बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ होम, एक तरह से मतलब जहां पर आप रहते हैं, और लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, तो ये कैसा है? इसका मतलब क्या है? एक ऐसी स्टडी उस चीज के बारे में जहां पर हम रहते हैं, एक तरह से हमारे पर्यावरण की पूरी स्टडी, जिस पर्यावरण में आप रहते हो उसकी पूरी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। एक प्रश्न से देखिए फैक्चुअल और पूछा जाता है कि जो इकोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो अगर इकोलॉजी की बात करें तो एक ये शब्द सबसे पहले यूज किया था अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है, हैकल ने इसको सबसे पहले यूज किया, इसको याद रखिएगा, ये लगातार पूछा जाता रहता है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम का मैं आपको फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन बता दूं। इकोसिस्टम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो ए जी टेंसले। ठीक है, सर आर्थर जी टेंसले ने इसका सबसे पहले यूज किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इकोसिस्टम का सबसे पहले यूज आर्थर जी टेंसले, और इकोलॉजी का सबसे पहले यूज अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, याद रखिएगा, इकोलॉजी में ही एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये इकोसिस्टम, इकोटोन, कोर इफेक्ट, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र एक प्रकार का जैविक तंत्र है या बायोलॉजिकल सिस्टम है जो विभिन्न जैविक एवं अजैविक समुदाय घटकों के बीच अंतर संबंध से विकसित होता है। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट या जैविक घटक, एक होते हैं अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके बारे में नीचे मैं पूरा भी समझाऊंगा आपको, और उन दोनों के बीच के ही इंटर रिलेशनशिप से यह विकसित होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ समुदाय से तात्पर्य एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले समस्त जैविक समूह से है, जो वहां के पर्यावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं या लगातार उनके बीच में रिएक्शंस होती रहती हैं। आगे, वास्तव में जीव जीवन के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अथवा परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा देखिए पॉन्ड है, इसके अंदर आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके, या सूक्ष्म जीव है, जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं। इधर सनलाइट आ रही है जो कि पौधे इसके उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसको जानवर खाते हैं। तो पूरी एक तरह से ये सारा सिस्टम जो है इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये दीमक के आप एक तरह से माउंट देख सकते हैं, यहाँ ट्रीज हैं, फंजाई है, इस तरीके का पूरा जो सिस्टम होता है ये हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का तात्पर्य इस बात से है कि इसके विभिन्न अवयव, वही जो मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स, आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण, माफ कीजिएगा, जाति रचना तथा स्तर विन्यास है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जाति रचना वहां के पर्यावरण पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय प्रचुर वनों में जीवन के अनुकूल परिस्थिति होने के कारण उष्णकटिबंधीय वनों की संरचना में बहुसंख्यक जैविक जातियों को देखा जा सकता है। वहीं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अल्प जातियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय
जो हमारा इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर आपको बहुत घने जंगल देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लगातार बारिश होती है, वहां पर जो सनलाइट है उसकी उपस्थिति काफी ज्यादा रहती है, तो इसलिए वहां पर जो स्पेशीज डाइवर्सिटी है आपकी, ठीक है, जाति रचना, वो वहां पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। विभिन्न प्रकार के आपको जानवर, जीव जंतु, पक्षी वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर मरुस्थल की बात करें या डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, वहां पर आप देखेंगे इतनी ज्यादा आपको जानवरों की, पक्षियों की प्रजातियां देखने के लिए नहीं मिलती। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स पर यह निर्भर करता है कि वहां पर आपके जैविक घटक और अजैविक घटक किस प्रकार उपस्थित हैं और वो आपस में किस प्रकार क्रिया कर रहे हैं, जिससे जाति रचना और स्तर विन्यास का आपका पूरा फॉर्मेशन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का स्तर विन्यास खाद्य श्रृंखला तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता के भोजी संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। इसके प्रथम स्तर पर उत्पादक पौधे होते हैं, यानी प्रोड्यूसर होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा अजैविक घटकों की मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसके दूसरे स्तर पर शाकाहारी जीव तथा तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव होते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको टाइगर रिजर्व वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें आप मेरा फूड चेन का थोड़ा सा देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जैव पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों से संचित होता है। इन पोषक तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में चक्रीय रूप से या एक साइक्लिक नेचर में होता रहता है। ठीक है, बनते हैं वो, फिर खराब होते हैं, फिर दोबारा बनते हैं, इस तरीके से पूरा साइकिल ये चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष घटक विशिष्ट संरचना में जुड़कर पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और देखिए, जब भी इनकी संरचना में परिवर्तन होता है या कुछ भी इनकी संरचना में डिस्टरबेंस होता है, तभी हमारा जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए एक नदी है, अगर किसी फैक्ट्री का पानी या विषैला पानी उस नदी में जाने लगेगा तो वो उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को डिसरप्ट करने लगेगा, क्योंकि दोनों के जो घटक हैं, आपके जैविक घटक और अजैविक घटक, उनकी एक तरह से उनके पूरे प्रोसेस में डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं घटकों पे सारा डिपेंड करता है कि ये घटक किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। अगर सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्थायित्व बना रहता है। अगर उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र आपका डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, पारिस्थितिकी संतुलन। उसके बारे में वहां पर पूरी बात करेंगे। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, इसको बोलते हैं जैविक घटक, या इसको लिविंग, एक तरह से जो आपका जीवित होते हैं आपके इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और अबायोटिक ये आपका होता है अजैविक। ठीक है, तो अजैविक में देखते हैं क्या होते हैं। जैसे नॉन लिविंग मैं आपको बता चुका हूँ, वाटर हो गया, पानी, सनलाइट हो गई, ठीक है, सॉइल हो गया, मिट्टी, एयर, हवा और वहां का टेम्परेचर। ठीक है, ये सभी आपके कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब। ठीक है, तो ये सभी आपस में मिलकर इकोसिस्टम का हमारा निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही आपका पूरा इकोसिस्टम था। मैंने इसको ठीक से समझाने की कोशिश की है, आप इसको पीडीएफ से जरूर रिवाइज कीजिएगा। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक आपका देखते हैं, इकोटोन, जिसको हम हिंदी में संक्रामिका बोलते हैं, और इसी से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज इफेक्ट या कोर प्रभाव। ठीक है, यूपीएससी में भी देखिए इससे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं संक्रामिका आखिर होता क्या है। दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रामिका या इकोटोन कहते हैं, जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र। मान लीजिए जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका के अगर आप उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अफ्रीका का मैप पहले बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा सहारा मरुस्थल, ठीक है, लेकिन वहीं पर नीचे आपको दिखेंगे सवाना घास के मैदान, ठीक है, या सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, तो इस तरीके का जो बीच का क्षेत्र होता है ना, दोनों का संक्रमण क्षेत्र, एक तरह से जो जहां पर दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं, कॉमन क्षेत्र, उसको हम बोलते हैं इकोटोन। अब वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपको मरुस्थल और घास के मैदान का एग्जांपल बताया, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो घास के क्षेत्र और वन क्षेत्र के बीच का है, तो आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, ये वाला, ये जो क्षेत्र होगा आपका कॉमन वाला एरिया जो होता है, इधर देखिए वन है आपके, इधर आपका घास का मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, और एक चीज आप समझिए, अब आप यहाँ पर देखिएगा ऊपर जो बोलेगा इकोटोन में या इकोटोन क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, एक ये बहुत बड़ा कारण है। इकोटोन में क्या होगा, आप देखेंगे ये वाली प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाएंगी, घास के मैदान वाली, और ये वाली प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाएंगी जो स्पेशली जंगलों में निवास करती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाएंगी जो दोनों में से कहीं क्षेत्र में नहीं मिलती, क्योंकि ये जो
एरिया बन जाता है, थोड़ा स्पेसिफिक जोन बन जाता है। इसीलिए देखिए बोला जाता है इकोटोन में जो स्पेशीज डाइवर्सिटी होती है या जैव विविधता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र होते हैं और कई सारे हो सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें, एक तरफ आपका पानी है, इधर आपका लैंड है या जमीन है, तो ये वाला जो यहाँ पर होगा वो दलदली भूमि आपको दिखाई देगी, जैसे मैंग्रोव्स वगैरह में होती है, वो भी एक इकोटोन है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट आप ये समझिएगा दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो होता है क्षेत्र उसको हम इकोटोन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया और एक बार मैंने आपको यहाँ दिखाया। ठीक है, और इसमें दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट स्पीसीज, जिसको आप पर्णपाती वन बोलते हो हिंदी में। ठीक है, इधर आपके ग्रासलैंड स्पीशीज या जो घास के मैदान में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं वो, और यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिलेंगी, ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन, यानी घास के मैदान और जंगल का इकोटोन। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, जो मैंने बताया, इसीलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। यह एक पूर्ण विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। मैंने आपको बताया ये एक स्पेसिफिक जोन होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियां आपको मिलेंगी जो दोनों क्षेत्रों में आपके नहीं होंगी, वो सिर्फ आपको संक्रमण क्षेत्र में ही दिखाई देंगी। संक्रामिका बहुत छोटे क्षेत्र जैसे चारागाह और जंगल के बीच, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा, से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र यानी जंगल और रेगिस्तान के बीच, जो मैंने आपको ऊपर बताया, तक फैला हो सकता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कोर इफेक्ट। इसी से संबंधित यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज इफेक्ट। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है, यानी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं वहां विशाल विविधता पाई जाती है। जो मैंने आपको ऊपर बताया, जब दो संक्रमण क्षेत्र आपके अलग अलग मिलते हैं, मान लीजिए मरुस्थल और आपका जंगल, तो वहां पर क्या होगा, या मरुस्थल और घास के मैदान, जो कि हमने सवाना और सहारा डेजर्ट में देखा, वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा विशाल विविधता या बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाएगी। इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त या ओवरलैप होते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है देखिए ओवरलैप, वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कोर प्रभाव या कोर इफेक्ट या एज इफेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 स्पेशीज आपकी हैं, यहाँ पर 3 स्पेशीज आपकी हैं। ठीक है, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये डिजर्ट है आपका या मरुस्थल है। यहाँ पर देखिए जो स्पेशीज मिलेंगी वो आपको 9 स्पेशीज मिलेंगी, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इस ओवरलैपिंग या संक्रमण क्षेत्र में आपको मिलेंगी। इसे ही हम बोलते हैं कोर इफेक्ट या एज इफेक्ट। ठीक है, आगे कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। नदी तट के किनारे घास का मैदान, जहां पर्वत व घाटी मिलती है वहां पर भी बहुत जैव विविधता पाई जाती है। जंगलों के अंतिम बिंदु, और जहां ऐश्वरी समुद्र में मिलती है, ये भी काफी अच्छा इसका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता रखते हैं या डाइवर्सिटी रखते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो क्यों यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी या विविधता पाई जाती है, इसके मुख्य कारण क्या क्या है। दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना सबसे बड़ा रीजन है। वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति में है। कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है, जो कि विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकते हैं। कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि, यानी उनकी ग्रोथ रेट जो होती है वो बहुत तेज होती है। अब देखिए अगर आपके पास जो उत्पादक हैं आपके, मान लीजिए पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो देखिए उसको खाने वाले भी ज्यादा होंगे। ठीक है, मान लीजिए हिरन वगैरह है जो उसको खा रहा है, और अगर हिरन खाने वाले ज्यादा होंगे, उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, प्रजनन दर अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं उसके फिर ऊपर के लिए जो हमारे शेर वगैरह टॉप पे बिल्कुल बैठे होते हैं हमारी खाद्य श्रृंखला के, उनके खाने का भी बेस अच्छा होगा, क्योंकि वो हिरन वगैरह खाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि पूरा जो एक तरह से प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, और ये अत्यधिक विविधता में सहायक होती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। पादपों की विविधता में वृद्धि कीड़ों, शाकाहारी कीट में वृद्धि करती है, जिससे पक्षी व अन्य जंतुओं में भी वृद्धि होती है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो पशु एवं पक्षी हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाने में भी अहम रोल अदा करता है। प्रकृति में कोर प्रभाव क्षेत्र का परिणाम विविधता तथा उत्पादकता में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है, यानी इसमें जो आपका डाइवर्सिटी होती है वो भी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी या जो पेड़ पौधों की उत्पादकता है वो भी बढ़ती है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी में भूमि व समुद्र का जहां पर मिलन होता है, मैंने ऊपर बताया, ये भी एक इकोटोन होता है। कोरल पारिस्थितिकी और अन्य उत्पादकता वाले क्षेत्र, जैसे नदियों के किनारे, सागर में नदियों के मिलन पर स्थल,
जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते हैं, यही उनका कारण है। प्राचीन या पारंपरिक मानव बस्तियां आमतौर पर पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच उच्च उत्पादक संक्रमण क्षेत्रों में स्थित रही हैं। तो आप देख लीजिए, अगर हम बात करें, ज्यादातर आप देखेंगे नदियों के किनारे वो उपस्थित थी, एक तरफ जंगल होते थे, एक तरफ नदियां होती थी, क्योंकि वो इकोटोन होता है, वहां पर स्पेशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है और उसने कहीं ना कहीं उन सभ्यताओं के पनपने में बहुत ज्यादा विकास किया। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की भी बात करें, वो भी सिंधु नदी के किनारे ही हमें उसकी बहुत सारी साइट्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जब आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको देखना शुरू करते हैं। किसी परितंत्र में विभिन्न जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक सभ्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो जैविक और अजैविक कंपोनेंट होते हैं उनमें जो पारस्परिक गतिक सभ्यता होती है उसको ही हम इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। अगर उन घटकों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो पारिस्थितिक असंतुलन हमारे यहाँ पैदा हो जाता है। अर्थात पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधों एवं मनुष्य के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। यह संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती हैं, जिससे विभिन्न प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन हमारे यहाँ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे मुख्य कारण क्या है, मानवीय क्रियाकलाप है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जिससे के कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। देखिए लगातार रिपोर्ट भी आती रहती है, मैं नीचे भी दिखाऊंगा आपको, जो बताती है कि मानवीय क्रियाकलापों से कहीं ना कहीं नकारात्मक जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है, जिससे जीव जंतुओं एवं पौधों के आवासों का ह्रास व विखंडन हो रहा है। यानी जो आप लगातार प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन कर रहे हो, उसकी वजह से जंगलों में कमी आ रही है और उसकी कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जीव जंतुओं के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए जंगल खत्म हो रहे हैं, इससे जो मानव और जीव जंतु के बीच का संघर्ष है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा है लगातार अखबार में आता रहता है कि किसी तेंदुए ने गांव में किसी को मार दिया, इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे यहाँ होती रहती हैं। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हो गई हैं। उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूँ। 16वीं शताब्दी के बाद से मनुष्यों ने कम से कम 680 कशेरुकी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया है। आप देख लीजिए 16वीं शताब्दी के बाद आपने इतना ज्यादा दोहन किया प्रकृति का कि लगभग 680 कशेरुकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पर थी। इसमें कौन कौन है, देखिए पिंटा द्वीप कछुआ भी शामिल है। इस उप प्रजाति का अंतिम ज्ञात जानवर एक विशाल कछुआ जो था 2012 में इक्वाडोर के गैलापागोस नेशनल पार्क में मारा गया, यानी अब कोई भी नहीं बचा है। इसके अलावा जावन राइनो की एक उप प्रजाति 2011 में विलुप्त हो गई। जो जावा और सुमात्रा है इंडोनेशिया का, वहां पर जावन राइनो या गैंडा पाया जाता था, उसकी प्रजाति एक सब स्पीशीज 2011 में विलुप्त हो चुकी है। इसके अलावा पश्चिमी काले गैंडे और उत्तरी सफेद गैंडे जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए मानव जनित एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव जंतु या पौधों को लाया जाता है, देखिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इस समय समस्या है भारत में, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेजिव स्पेशीज। ठीक है, इन्वेजिव स्पेशीज बेसिकली आक्रामक प्रजातियां होती हैं जो कि विदेशी प्रजातियों का ही एक सब पार्ट है। तो ये भारत में समस्या काफी ज्यादा है। मैं भी आपको बताऊंगा। एक सेन्ना स्पेक्टाबिलिस है, ये सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, अगर आप न्यूज में आपने पढ़ा होगा, ये काफी न्यूज चर्चा में थी। साउथ इंडिया में के जंगलों में इस विदेशी प्रजाति का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, लोकल हमारे पौधे हैं, उनको बहुत निगेटिवली इफेक्ट कर रही है। तो इस चीज को हमें रोकना होता है। अब मैं समझाता हूँ आगे। जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव जंतु या पौधों को लाया जाता है, तब उनमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानिक प्रजातियों की कमी या विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब यह मछली हमारी नदियों की मूल
अशल्कमीन मछलियों के लिए, यानी जो हमारे यहाँ की लोकल मछलियां थी उनके लिए खतरा पैदा कर रही है। ठीक है, भारत में वर्तमान में विदेशज प्रजातियों के घरेलू व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। अनेक प्रजातियों जैसे शुगर ग्लाइडर्स, मकई सर्प यानी कॉर्न स्नेक्स आदि को साइट्स के तहत सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है, यानी इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, इनको लिस्ट भी नहीं किया गया साइट्स के अंतर्गत, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये कहीं ना कहीं भारत में इसका व्यापार बहुत तेजी से वृद्धि होती है, और इसमें हो क्या रहा है, ये हमारे जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाते हैं। इसके अलावा सह विलुप्तता यानी ठीक है को एक्सटिंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, आप एक चीज समझिएगा, मान लीजिए अगर ये घास है, ठीक है, इसको हिरन खाता है, ठीक है, डियर। अब आप सोचिए अगर घास ही भारत में खत्म हो जाए या घास किसी एक क्षेत्र में खत्म हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि हिरन बच पाएंगे? ठीक है, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, मतलब अगर एक प्रजाति या एक प्रजाति के खत्म होने से दूसरी प्रजाति भी उसके कारण खत्म होने लगती है, तो इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में जब हमारा पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ने का। सह विलुप्तता भी पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर निर्भर दूसरे जंतु व पादप भी विलुप्त होने लगते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। किसी क्षेत्र में बाढ़ या फ्लड, दावानल, चक्रवात या साइक्लोन, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिक असंतुलन को बढ़ावा देती हैं। देखिए काजीरंगा में आपने सुना होगा, जब बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मानसून का सीजन आता है तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि असम के कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है, उसमें मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पर उसके कुछ क्षेत्र पूरे इसमें डूब जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे वहां के जो मवेशी हैं उनकी मृत्यु हर साल लगभग होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं। दावानल मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा अमेजोन, ठीक है, पिछले साल बहुत न्यूज में था, अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी। उसके अलावा पहले अब आपका ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग गई थी। इसके अलावा लास्ट ईयर भारत में अगर हम बात करें सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में, यहाँ पर बहुत भयानक आग लगी थी। इसके अलावा उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट फायर के लगातार हमें इंसिडेंट देखने के लिए मिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ती है। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा चक्रवात वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, उड़ीसा में भी काफी इससे समस्या होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी तो देखिए भारत में इतने नहीं है, केवल एक बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार में, उसके अलावा यहाँ पर नहीं, लेकिन विदेशों में जैसे इटली वगैरह में है वहां पर बहुत सारे आपके ज्वालामुखी है, या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी है ये वो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ती है। इसके अलावा देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपका फूड प्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है देखिए हमारे यहाँ लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको हमें भोजन की एक तरह से उपलब्धता कराना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ रही है। वो हम देखते हैं कैसे। पहले जहां मानवीय जनसंख्या के सीमित होने के कारण खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न उत्पादन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य एक प्रकार का संतुलन बना हुआ था। समय के साथ औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन आदि के कारण जहां एक और जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वहीं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण यानी हमारा जो कंज्यूमरिस्टिक नेचर है उसके कारण खाद्यान्न वस्तुओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है। अतः खाद्यान्न उत्पादन हेतु प्राकृतिक संसाधनों यानी आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक हमारे इकोसिस्टम का घटक भी है यानी कंपोनेंट भी है, उसका अंधाधुंध दोहन किया जाने लगा है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है। असंतुलित पारिस्थितिक तंत्र के घटकों पर खाद्यान्न उत्पादकता के प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब हम एक जो पूरा इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे गलत एग्रीकल्चर की वजह से, वो क्या क्या पड़ रहा है देखते हैं। पहला, भूमि एवं मृदा पर प्रभाव यानी जमीन और आपका सॉइल पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मनुष्य ने अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि को समतल कर कृषि कर रहा है, अर्थात मानव ने भूमि तथा स्थलाकृतियों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन किया है। वहीं कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन, रासायनिक उर्वरकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखेंगे सरकार बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है यानी जैविक कृषि पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। न्यूज में देखा होगा आपने ZBNF बहुत चला था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर सरकार काफी फोकस कर रही है। इसके अलावा कीटनाशक, आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितने भी होते हैं उसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी मिट्टी है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही है, सॉइल का आपका जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आ गई है। जो मिट्टी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी
उत्पादकता को बढ़ाते हैं उनकी संख्या में काफी कमी आ रही है। अब देखते हैं जल प्रदूषण। विशाल जनसंख्या, खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा कम हो रही कृषि भूमि के कारण मानव द्वारा निचली भूमि व आच्छादित सागरीय जल को सुखाकर, जैसे नीदरलैंड में, उसे स्थल में परिवर्तित करके उसका प्रयोग कृषि हेतु किया जा रहा है। इस प्रकार जहां प्राकृतिक जलाशयों में की संख्या में कमी से जल संकट उत्पन्न हुआ है, देखिए एक तो आपका वाटर क्राइसिस आ रहा है, वहीं कृषि हेतु अत्यधिक सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरक व जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण की समस्याएं भी हमारी उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण तथा कृषि अपशिष्टों के खुले में निस्तारण आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। अब देखते हैं इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण। विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियों के कारण जहां एक और मानव को विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं, वहीं उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में तीव्र गति से वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण हेतु वन भूमियों को साफ कर उन पर खेती की जा रही है। इन सभी गतिविधियों के कारण निर्वनीकरण से विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। वर्ष 2019 की यूएन रिपोर्ट के अनुसार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनों को आश्चर्यजनक रूप से नष्ट किया जा रहा है। वर्ष 1980 व वर्ष 2000 के बीच 100 मिलियन हेक्टेयर उष्ण कटिबंधीय वन आपके नष्ट किए जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। इसके अलावा जीव जंतुओं पर प्रभाव हम देखते हैं। खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं एवं पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का अवैध रूप से शिकार के कारण ये प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, यानी जो अवैध रूप से शिकार इनका किया जा रहा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिससे जैव विविधता के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। पारिस्थितिकी संतुलन में प्राकृतिक वनस्पतियों की तरह पशुओं का भी योगदान है, अतः इसकी विलुप्ति से बेसिकली विभिन्न पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्ष 2019 की यूएन रिपोर्ट के अनुसार मानव गतिविधियों के कारण 10 लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए काफी बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत सरकार के समक्ष है। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है बायो मैग्निफिकेशन, इसको बोला जाता है, या जैव आवर्धन। जैव आवर्धन मानवीय गतिविधियों के कारण होता है जो जीवों में प्रदूषण का कारण बनते हैं। जैव आवर्धन से तात्पर्य क्रमिक पोषित स्तरों पर विषाक्त पदार्थों या जो टॉक्सिक आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डीडीटी और पारा की सांद्रता वृद्धि से है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जीव इन विषाक्त पदार्थों को ना ही पचा पाते हैं और ना ही उसे उत्सर्जन कर पाते हैं, और यह अगले उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में चला जाता है। उदाहरण के लिए डीडीटी एक उच्च सांद्रता से पक्षियों में कैल्शियम चयापचय की कमी आती है, जिससे अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं और वो समय से पहले ही आपका टूट जाते हैं। यानी जो अगर मान लीजिए 20 दिन में उसमें से बच्चा निकलना है, तो वो 10 दिन में ही टूट जाएगा, क्योंकि जो उसका बाहर का आवरण है वो बहुत पतला हो जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पक्षियों की संख्या में कमी आने लगती है। तो आप इस तरीके से नीचे देखिए डायग्राम मैंने डाला है, यहाँ से देख सकते हो बायो मैग्निफिकेशन ऑफ कंटेमिनेंट। देखिए यहाँ पर कम सांद्रता है, यहाँ पर बड़ी, ऊपर वाले स्तर पर गए और बड़ी, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, यहाँ पर और बड़ी, और उसके अलावा जब इसको चील ने खाया तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए क्यों हो रहा है, अगर ये इसका एक तरह से इसको पचा पाते तो कहीं ना कहीं इसका कंसंट्रेशन गिर जाता, लेकिन ये इसको पचा नहीं पा रहे, तो इनकी बॉडी में ये एज इट इज रहते हैं, और जब ये एज इट इज रहेंगे तो ये खाएगी तो ये और बढ़ेगा, और जब ये खाएगा तो इसमें और बढ़ेगा। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये कहीं ना कहीं जो पॉल्यूटेंट्स हमारे होते हैं या केमिकल जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसमें ये उसकी वजह से काफी ज्यादा ये समस्या हो रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पक्षियों की संख्या हमारी घट रही थी। ठीक है, अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के उपाय क्या क्या है जो भारत सरकार लगा रही है। मनुष्य को इन वातावरणों और पारिस्थितिक तंत्रों के नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए, यानी आपको सेंसिटिव होना चाहिए। मानव जनसंख्या में लगाम के साथ यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, पारिस्थितिकी तंत्र के संसाधनों के सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज से पारिस्थितिकी तंत्र की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। यानी जितना आप उसका एफिशिएंट यूज करेंगे रिसोर्सेज का, संसाधनों का, उससे आप इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। वनीकरण से यानी अफॉरेस्टेशन से वन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ तालाबों और नदी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे अन्य पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मिट्टी के अपरदन या सॉइल इरोजन को रोकने से स्थलीय परितंत्रों और जलीय परितंत्रों दोनों को बचाया जा सकता है, अवसादन और वृद्धावस्था को कम करके। पृथ्वी के सभी हिस्सों में विकास का सतत तरीका
पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करेगा। आपने सुना होगा, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे यहाँ चलते हैं, सतत विकास के गोल, जो कि एजेंडा 2030 के लिए है। लगभग इसमें 17 गोल्स को कंसिडर किया गया है और जो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बैठाने में भी काफी मददगार साबित है और भारत सरकार भी इस पर लगातार काम कर रही है। वर्तमान में कृषि हेतु उन्नत तकनीक प्रयोग, फसल चक्रण जैसी कृषि विधियों, उन्नत सिंचाई तकनीकों, औद्योगिक प्रबंधन, कृषि शिक्षा एवं जागरूकता आदि के प्रयोग व सरकारी प्रयासों द्वारा संतुलित रूप से खाद्यान्न उत्पादकता व पारिस्थितिक सामंजस्य बनाए हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो यही देखिए पूरा टॉपिक था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो आपकी सारी चीजें ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक ये कवर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप इसको डाउनलोड कर इसका रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में वो ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।